लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 68। वीर ज़ारा। हाँ जी अंकल, मैं अगले हफ्ते से आता हूँ। माँ जी पिताजी के साथ हरियाणा जाना है, उसके जाकर आता हूँ। कैंटीन के मालिक का फ़ोन उठाते ही राजू बोला। राजू को लगा था कि कैंटीन के मालिक ने राजू को काम पर लौट आने के लिए फ़ोन किया होगा। मैं बोल रही हूँ, बबीता है। कैंटीन के मालिक के फ़ोन से बबीता बोली तो राजू खड़ा खड़ा ही जम गया। उस समय राजू अपनी माँ जी के साथ कपड़ों की दुकान पर था। माँ जी ने उसके सीने पर एक टी शर्ट चिपकाई हुई थी। कैसा लग रहा है? सरोज ने अपने पति से पूछा। पुतला लग रहा है बेटा, क्या हुआ? अच्छी नहीं है तो खुलकर बोल। बुत बने बेटे की पसंद का अंदाज़ा लगाकर अवधेश बोले। हेलो राजवर्धन। हेलो, बबीता ने दूसरी तरफ से जवाब न पाकर कहा। बबीता को लगा था कि वो यूनिवर्सिटी जाएगी और कैंटीन में राजू से मिल लेगी, मगर राजू तो छुट्टियों पर था। उसके पास हो जाने की खुशी में घर वाले उसे हरियाणा वाले पीर की दरगाह पर ले जाने वाले थे। उसी के तहत शॉपिंग चल रही थी। माँ जी ने राजू के गाल पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, बोल के सुंदर है। बहुत सुंदर है। राजू के मुंह से निकला तो यहाँ पिताजी का मूड खराब हो गया, वहाँ बबीता शर्मा गई। राजू झटपट दुकान से बाहर आ गया। सॉरी जी बोलिए। राजू बोला। आपका रिजल्ट कैसे रहा? बबीता ने पूछा। अच्छा, बहुत अच्छा। आपको पता है कि मुझे जो प्रश्न नहीं आते थे, मैंने उनके उत्तर भी आपके बताए तरीके से दिए। मुझे पूरे 50% नंबर मिले हैं। राजू ऐसे बोला मानो उसे 100 नंबर के पेपर में 300 नंबर मिल गए हों। माता पिता को पास होने की खुशखबर सुनाने के बाद राजू स्पेशल इमरती लेकर दर्शन सुनीता से मिलने गया था। वे दोनों बहुत खुश हुए थे। दर्शन को भावुक ही हो गया था। उस समय राजू ने बबीता को बहुत ज्यादा मिस किया था। वो जानता था कि उसके पास हो जाने की जितनी खुशी उसके दर्शन भैया और सुनीता भाभी को हुई है, उतनी ही खुशी बबीता को भी होगी। राजू बबीता को अपने पास होने के बारे में बताने को लालायित था। आज उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल गया था। बबीता को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। 90% नंबर लेने वाली बबीता सोच रही थी कि अगली बार वो यूनिवर्सिटी में टॉप करेगी, मगर राजू 50% में ही बावला हो रहा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बबीता बोली। और आपका कैसा रहा? राजू ने पूछा। राजू की आवाज़ से बबीता समझ गई कि जितनी बेचैनी उसे राजू का रिजल्ट जानने की थी, उतनी ही बेचैनी राजू को उसका रिजल्ट जानने की थी। मैं भी पास हो गई, बबीता ने सामने खुशी जताते हुए कहा। वो राजू का रिएक्शन देखना चाहती थी। अरे, पास फेल की चिंता तो मुझ जैसे अनपढ़ों को होती है, आप तो टॉपर लोगों में से एक हो, प्लीज़ बताओ कि आपके कितने % आए? राजू ने अपना प्रश्न सही से समझाते हुए दोबारा पूछा तो बबीता को बड़ी खुशी हुई। जितने सोचे थे उससे थोड़े कम आए हैं, मगर फिर भी ठीक हैं। अगली बार ज्यादा मेहनत करूंगी, बबीता बोली। प्लीज बताओ, अति आतुर होकर राजू बोला तो बबीता मोबाइल पर हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए हंस ली। हेलो, आपकी आवाज़ 0.93%। धीरे से बबीता बोली तो राजू दोबारा से बुत बन गया। राजू ने पूरा जीवन 38% नंबर लिए थे। 40% का सपना लेने वाले ने जब बबीता की बताई ट्रिक से 50% नंबर लिए तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके गांव वाले खेत में पेट्रोल निकल आया हो। ऐसे में जब उसने 93% नंबर सुने तो उसका सिस्टम हैंग होना ही था। हेलो राजवर्धन। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हैरान हुई बबीता ने कहकर राजू को होश में आने में मदद की। बबीता को लगा था कि राजू खुशी से उछल पड़ेगा, मगर 93% सुनकर तो उसका कोई रिएक्शन आया ही नहीं। क्या इतने नंबर सच में आते हैं? राजू के मुंह से निकला तो अब की बार बबीता अपनी हंसी नहीं रोक पाई।
बबीता बिना मोबाइल पर हाथ रखे हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर राजू अकारण खुश हो गया। उसे लड़कियों से बात करने की आदत हो चुकी थी, इसलिए अपने स्वभाव के मुताबिक उसने तुरंत 3-4 चुटकुले और सुनाए, जिससे बबीता काफी देर तक खिलखिलाकर हंसती रही। ये कहाँ रह गया? कहकर माता पिता ने अपने स्थान पर बैठे बैठे प्राउड वाली फीलिंग लेते हुए अपने बेटे को ढूंढा तो उन्हें दुकान के बाहर कोने में खड़ा हुआ राजू शीशे की दीवार के बीच में से दिखाई दे गए। राजू को खिलखिलाकर हंसते देखकर वे दोनों हैरान भी हुए और खुश भी हुए। पक्का किसी लड़की का फोन है, सरोज ने धीरे से बोला और अवधेश खुश हो गए। सही समय पर सही लोग जीवन में आ जाएं तो जीवन संवर जाता है। भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अवधेश बोले। थोड़ी देर में राजू चहकते हुए माता पिता के पास वापस आया और यूनिवर्सिटी का बोलकर चला गया। माँ जी ने उसकी खुशी में विघ्न न बनते हुए कपड़ों की शॉपिंग पोस्टपोन कर दी। मैं अकेली हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है। मुझे पार्क में भी जाना है, टेंशन हो रही है। बबीता के इन शब्दों ने राजू के मन में बसी आत्मग्लानि को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जिस लड़की की वजह से वो अपनी नज़रों में विलेन बन गया था, आज उसी लड़की ने राजू को अपनी सिक्योरिटी के लिए उसे बुलाया था। सोचकर राजू ने गर्वान्वित होते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और वो लौटकर कपड़ों की दुकान में वापस आया और माता पिता के पैर छुए। माता पिता को लगा कि उनका बेटा पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा है, इसलिए उनका आशीर्वाद ले रहा है। इसलिए उन दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया कि आज तेरे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। राजू को यह आशीर्वाद एक गुड लक की तरह लगा, मगर तदल की नज़र से देखें तो माता पिता का यह आशीर्वाद एक इच्छा के रूप में वायुमंडल में पहुंचा और माँ प्रकृति ने राजू के लिए खास व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी। शायद गंगा जी में पाप धुलने पर ऐसी ही फीलिंग आती होगी, मन में सोचकर राजू फौरन निकल पड़ा। बड़ी सी स्माइल चेहरे पर सजाकर राजू बस या ऑटो का इंतजार कर रहा था और उतनी ही बड़ी स्माइल लिए बबीता उसका इंतजार कर रही थी। मन में गंदे इरादे और चेहरे पर कमीनी हंसी सजाकर गुरुपाल आशीष यूनिवर्सिटी के बाहर काले शीशों वाली कार में बबीता का इंतजार कर रहे थे। वक्त बीतने लगा। प्रियतम के इंतजार में एक अलग ही मजा होता है, इसका पता उस दिन बबीता को लगा। वो अकेली बैठी बहुत कुछ सोचती हुई कभी शर्माती रही तो कभी खुश होती रही। 15 मिनट बाद बबीता को लगा कि राजू लेट हो गया है। उसने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि अभी तो सिर्फ 15 ही मिनट हुए हैं। राजू ने आधे घंटे में पहुंचने की बात कही थी। इसके मुताबिक अभी राजू को पहुंचने में अभी 15 मिनट और लगने वाले थे। ये 15 मिनट कब बीतेंगे? बबीता ने सोचा। बबीता ने अपना स्थान बदला और वहां बैठ गई जहां से यूनिवर्सिटी का गेट सरलता से दिखाई देता था। गेट को देखते हुए बबीता का एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से बीता। बबीता ने वक्त देखा तो तय वक्त से 5 मिनट ऊपर हो छुए थे। बबीता ही जानती है कि उसके अगले 10 मिनट कैसे बीते। राजू 15 मिनट लेट था। अब बबीता को महसूस होने लगा कि प्रियतम के लेट होने पर कितनी चिढ़ मिचती है। वो सोचने लगी कि वो राजू को आते ही डांट लगाएगी। जब राजू अगले 15 मिनट्स में भी नहीं आया तो बबीता ने डांटने का इरादा छोड़ दिया। उसने तय किया कि वो राजू से बात ही नहीं करेगी। वो मनाता रहेगा तो भी बात नहीं करेगी। राजू अतिरिक्त 15 मिनट लेट हो गया। अरे तुम आ जाओ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, रूठूंगी भी नहीं, बस तुम आ जाओ, बबीता ने अपने लेटेस्ट ख्याल कहे। मगर राजू नहीं पहुंचा। राजू का इंतजार करते हुए बबीता को लगभग 1.5 घंटा हो गया था। राजू ने आधा घंटा बोला था, जिसके मुताबिक वो 1 घंटे से ज्यादा लेट था। अनेकों बार बबीता के कदम यूनिवर्सिटी गेट की तरफ जाते जाते रुक गए थे। माथुर अंकल की नज़र बबीता पर ही थी। उन्होंने बबीता को बताया नहीं था कि ट्रैफिक में फंसे राजू ने 4 बार फ़ोन करके उनसे पता किया था कि क्या फ़ोन करने वाली लड़की वहीं बैठी है। यदि वो जाने लगे तो उसे प्लीज़ रोक लेना, मैं ऑटो पकड़कर आ रहा हूँ। इंतज़ार करते हुए बबीता की सारी एनर्जी खत्म हो गई।
उसका उत्साह गायब हो चुका था, ये कैंटीन के मालिक को स्पष्ट नजर आ रहा था। राजू के कहे मुताबिक वो बबीता के पास जाकर उसे रोकने को तैयार था। उसे यकीन हो गया था कि लड़की किसी भी क्षण वापस जा सकती है। बबीता चाहकर भी वापस नहीं जा सकती थी। माता पिता रिश्तेदारी के किसी फंक्शन में गए हुए थे। उसे आज ही घर से निकलने का मौका मिला था, इसलिए वो आज के अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी, बल्कि उसका ध्यान आज के अवसर को भुनाने पर था। बबीता की मात्र 2 इच्छाएं थीं। वो राजू को अपनी सच्ची फीलिंग्स कहना चाहती थी और राजू की सच्ची फीलिंग्स सुनना चाहती थी। उसके बाद वो अपने घर की कैद में आराम से रह सकती थी। बैठे बैठे ऊब चुकी बबीता जैसे ही खड़ी हुई, तुरंत ही माथुर अंकल उसकी तरफ बढ़ चले। वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे जब उन्हें राजू आता हुआ दिखाई दे गया, इसलिए वे वहीं से वापस हो गए। 2 घंटे से ज्यादा लेट हो चुके राजू द जेंटलमैन का पैदल आना हुआ। बबीता जो कब से यूनिवर्सिटी गेट की तरफ देख रही थी, उसे राजू तुरंत दिखाई दे गया। अगले ही क्षण उसके दिमाग में भावनाओं की खो खो शुरू हो गई। प्यार से मिलूंगी, नहीं नहीं गुस्सा करूंगी, अरे नहीं हेलो कहूंगी, फिर तुरंत ही नाराज होकर मुंह फेर कर बैठ जाऊंगी। इसे मुझे उतनी ही देर मनाना होगा जितनी देर मैंने इसका इंतजार किया है। अरे नहीं कर सकती, घर भी तो टाइम से पहुंचना है। ये सब विचार बबीता के दिमाग में तेजी से आने लगे। मगर जब बबीता ने राजू को पसीने से लथपथ देखा तो वो समझ गई कि वो बावला भागते हुए आया था। दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा तो राजू के मन में वीर ज़ारा फिल्म का थीम म्यूजिक बजने लगा। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए उन्हें समझाने लगा कि उसे ऐसा करने का हक नहीं है, क्योंकि बबीता को तो प्रशांत नामक हैंडसम और बेहतरीन इंसान से प्यार है। राजू इस सच से तो अनजान था कि बबीता उससे प्यार करती है, साथ ही साथ वो इस सच से भी अनजान था कि कुछ ही दिन पहले बबीता के पिताजी ने नया टीवी लिया था जिसमें उसने वीर ज़ारा फिल्म देखी हुई थी। रीसेंट याद के चलते बबीता के मन में भी वीर ज़ारा फिल्म का थीम म्यूजिक बजने लगा। बबीता राजू के रास्ते में एक पेड़ के नीचे 2 लड़के बैठे थे जो लैपटॉप पर वीर ज़ारा फिल्म देख रहे थे। लिहाजा बबीता राजू दोनों को वीर ज़ारा फिल्म का थीम म्यूजिक वास्तव में जरा सा सुनाई देने लगा। वे दोनों जिस स्थान पर मिले उसी स्थान से 5 कदम दूर घास पर विराजमान लैपटॉप में से वीर ज़ारा फिल्म का थीम म्यूजिक निकलकर ऊंचे स्वर में उन्हें सुनाई देने लगा। राजू उस म्यूजिक को सुनकर खुद को बहकने के रोकते हुए शाहरुख खान न बनने का प्रयास कर रहा था, जबकि बबीता उस म्यूजिक में पूरी तरह डूबकर सहर्ष प्रीति जिंटा बन चुकी थी। राजू ने मुंह से हेलो कहा, जिसके जवाब में बबीता ने हाथ आगे बढ़ा दिया। राजू ने अपनी भावनाओं को बमुश्किल रोककर हाथ मिलाया। दूर से उन दोनों को देखकर गुरीपाल का दिमाग खराब हो गया। अब क्या करेंगे? परेशान आशीष के मुंह से निकला। अगर कोई मुफ्त में मरने की इच्छा रखता है तो हम उसकी इच्छा पूरी कर देंगे, अपने सख्त इरादे जताता हुआ गुरीपाल बोला। आज पक्का होगा? आशीष ने बबीता को बुरी नज़र से देखते हुए पूछा। बिल्कुल पक्का, कहकर गुरीपाल ने अपनी जेब रखी पिस्टल को बाहर निकाल लिया।